हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 के बारे में। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। आपको याद होगा हमने आखिरी लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस किया था और आज वक्त आ गया है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करने के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो लार्जर होता है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये करीबन 1.5 मीटर का होता है। 1.5 मीटर इसका लेंथ होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं। ए पार्ट को सिकम बोलते हैं, बी पार्ट को कोलन बोलते हैं और सी पार्ट को रेक्टम बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ब्यूटीफुल डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसके एक्सटर्नल पार्ट को स्टडी करते हैं और फिर हम 1 बाय 1 ABC के बारे में सीखना चालू करते हैं। या तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये पार्ट, यस सर, ये पार्ट जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम सबसे पहला पार्ट बोलते हैं कॉल सेकम, है ना। तो हम इसके अलग अलग पार्ट्स का नाम लिखते हैं और फिर हम डिस्क्राइब करते हैं। यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 हिस्से होते हैं। ये सबसे पहला हिस्सा है, इसको हम सिकम बोलते हैं। सिकम के बाद जो बी पार्ट होता है उसको हम कोलॉन बोलते हैं। सिकम और अपेंडिक्स को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। देन ये जो कोलॉन होता है, ये कोलॉन के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये जो कोलॉन जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम असेंडिंग कोलॉन बोलते हैं। असेंडिंग का मतलब ऊपर की तरफ जाना होता है। देन दिस कोलॉन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर कोलॉन। देन ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। देन लास्ट में सिग्मॉइड, ये एस शेप फॉर्म लेता है, एस शेप रूप लेता है, इसको हम लोग सिग्मॉइड कोलॉन बोलते हैं। सिग्मॉइड कोलॉन को हम पेल्विक कोलॉन भी बोलते हैं, या पहले इसको पेल्विक कोलॉन कहा जाता था। देन लास्ट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं 20 सेंटीमीटर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ रेक्टम। और रेक्टम ख़त्म होता है 2 सेंटीमीटर एरिया पे। उस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। सो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं इस समय सीकम और अपेंडिक्स के बारे में। तो जब हम लोग सीकम के बारे में बात करते हैं तो सीकम जो होता है वो 6 सेंटीमीटर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो 6 सेंटीमीटर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कौन ओपन होता है? तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू पार्ट है इसको हम इलियम बोलते हैं। याद रखना, इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, DJI, दैट इज डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। यस, और ये इलियम है
और ये इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और ये ओपन होता है सीकम के अंदर। अब जब ये ओपन होता है तो इलियम और सीकम के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। इस वॉल्व को हम बोलते हैं इलियोसीकम वॉल्व। क्यों बोलते हैं इलियोसीकम वॉल्व? क्योंकि ये इलियम से निकलता है और सीकम के अंदर ओपन होता है। अब इलियम से सीकम के अंदर जो भी फूड रहेगा वो एंटर करेगा और उस फूड की एंट्री को कौन रेगुलेट करेगा? इलियोसीकम वॉल्व। यस सर। तो ये इलियोसीकम वॉल्व का फंक्शन क्या होगा? इट रेगुलेट द एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम इलियम इनटू सीकम। ये बात आपको समझ में आ गई है कि इलियम ओपन होता है, इलियम विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू द सीकम, सीकम इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब एक और स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है सीकम, सीकम का जो आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ मतलब बाहर की तरफ निकलना, सीकम से बाहर की तरफ निकला हुआ है 8 सेंटीमीटर का ब्लाइंड कॉइल्ड ट्यूब। और ये ब्लाइंड कॉइल्ड ट्यूब जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। एंड अपेंडिक्स, इस अपेंडिक्स को हम कॉमनली वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये वर्म की तरह दिखाई देता है। तो ये बात भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपेंडिक्स होता क्या है? इट इज़ अ कॉइल्ड 8 सेंटीमीटर ब्लाइंड कॉइल्ड ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम द सीकम। ये जो अपेंडिक्स होता है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। सीकम एज वेल एज अपेंडिक्स बहुत ही ज़्यादा इट इज़ वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ हर्बीवोरस एनिमल लाइक अ रैबिट। यस सर। तो रैबिट में ये ज़्यादा डेवलप्ड होता है। अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि रैबिट में ये काम क्या करता है या हर्बीवोरस एनिमल में ये काम क्या करता है। ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग हम लोगों के अंदर ये काम परफॉर्म नहीं करता है, मतलब ये फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है और इसलिए हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन आपको बता दिया गया है पहले से ही। ऐसा कोई भी ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में था हम लोगों के अंदर भी है। यस सर। ऐसा कोई भी ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर, अब हम लोग इस प्लैनेट पे सबसे लास्ट में आए हैं, है ना। तो हर्बीवोरस एनिमल हो या एंट हो या वायरस हो, कोई भी हम लोगों का एंसेस्टर है ना, क्योंकि हम लोग सबसे लास्ट में आए हैं। यस सर। तो ये जो हर्बीवोरस एनिमल है लाइक रैबिट, लाइक अ काऊ, ये हम लोगों के एंसेस्टर हो गए। यस सर। ऐसा कोई भी ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में था, अभी भी है, यस सर, हमारे एंसेस्टर में है, कंप्लीट है, फंक्शनल है, हम लोगों में भी है बट रिड्यूस है, लेकिन ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। यस सर। हम लोग सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारा अपेंडिक्स सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करके काम करने में रोल प्ले करता ही नहीं। यस सर, वेरी गुड। तो हमको ये लिखना है कि ये जो ऑर्गन है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। यस सर, अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका जो वॉल होता है वो लिम्फॉइड इन ऑरिजिन होता है, मतलब अपेंडिक्स का जो वॉल होता है
वो एक लिम्फॉइड टिश्यू से बना होता है। इनका जो वॉल होता है वो लिम्फॉइड टिश्यू से बना होता है। कभी कभी इस अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। अगर अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो इट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, यस सर, और उस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। Inflammation of appendix is called appendicitis। आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है मेरे पास्ट के लेक्चर में, आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। अगर आप इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो आप ये पॉइंट को लिख लीजिए। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है आइटिस, या आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है 5 इंपॉर्टेंट सिम्टम जो आपके बॉडी के ऑर्गन के अंदर या सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, अपेंडिक्स में जब किसी का इन्फेक्शन हो जाता है तो इट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, और इस कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। यस सर, अपेंडिसाइटिस में इन्फेक्शन हो गया है अपेंडिक्स का। यस सर, अगर अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो गया है तो अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है। दो अभी रिसेंटली ऐसा पाया गया है कि एक लिम्फॉइड टिश्यू है, या इम्यूनिटी में या WBC को स्टोर करने में इसका फंक्शन होता है, लेकिन हमारे एंसेस्टर में इसका जो फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन क्या होता है, सेल्यूलेज को प्रोड्यूस करना और डाइजेस्ट करना सेल्यूलोज को। बट हम लोगों के अंदर ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। अब हमको ये अंडरस्टैंड करना है तो उस हिसाब से ये एक वेस्टिजियल है, क्योंकि लिम्फॉइड टिश्यू हमारे बॉडी में कई जगह पे है। टॉन्सिल एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फॉइड टिश्यू हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, जैसे उनका नेटवर्क प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं हम उनको, है ना। तो ये जो अपेंडिसाइटिस है, ये अपेंडिक्स है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर ये वेस्टिजियल ऑर्गन है तो क्या मैं इसको कट करके रिमूव कर सकता हूँ? यस। किस कंडीशन में? अगर इस अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो गया है या इसका इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो अगर अपेंडिक्स का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गया है तो हम अपेंडिक्स को कट करते हैं और सर्जिकली कट करके रिमूव कर देते हैं। सर्जिकली कट करके रिमूव करने की कंडीशन को हम अपेंडिक्टॉमी बोलते हैं। व्हाट इज अपेंडिक्टॉमी? मैं लिखता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। So what exactly is the appendectomy? Appendectomy is a surgical removal of appendix। तो आप ये लिख लीजिए, या यस सर, आप अपेंडिक्टॉमी का मतलब लिख लीजिए। अपेंडिक मतलब अपेंडिक, टॉमी का मतलब होता है कट करना। कटिंग एंड रिमूविंग द अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिक्टॉमी। अपेंडिक्टॉमी वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें अपेंडिक्स को कट करके रिमूव कर दिया जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब आपको अपेंडिसाइटिस हो जाता है। अपेंडिसाइटिस वो फंक्शन, वो कंडीशन कहलाता है जिसमें इन्फेक्शन ऑफ अपेंडिक्स हो जाता है। अपेंडिक्स हमारे किसी काम नहीं आता है, इसलिए हम इसको रिमूव कर जाता है, इसलिए तो दुनिया इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कह जाता है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो ये मेडिकल कंडीशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने अपने अपेंडिक्टॉमी नहीं करवाई या आपने डिले कर दिया अपेंडिक्टॉमी में, तो क्या होगा, ये जो अपेंडिक्स है इसमें स्वेलिंग आ जाएगी। यस सर, इज दैट क्लियर? तो इसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, है ना, और ये स्वेलिंग आके ये जो स्ट्रक्चर है ये बर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज हैं, है ना, या उनका जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो अब आपके पेरिटोनियम कैविटी में, ये जो पूरी कैविटी है जहाँ में एब्डोमिनल कैविटी है, इसको हम पेरिटोनियम कैविटी बोलते हैं। ये जो इन्फेक्शंस है या बैक्टीरिया है स्वेलिंग होने के बाद, ये इन्फेक्शन अब आपके पेरिटोनियम में फैल जाएगा, आपके एब्डोमिनल कैविटी में फैल जाएगा। इस मेडिकल कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिटोनिसिटीज। यस सर, तो
पेरिटोनिसिटीज़ में आप लोगों को इंट्रावीनस इंजेक्शन लेना होगा एंटीबायोटिक का। यस सर। सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अपेंडिक्स में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। इसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस वो प्रोसेस कहलाता है, वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया है। यस सर। तो हम इसको सर्जिकली रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव कर देंगे? क्योंकि ये हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसलिए रिमूव कर देंगे। हमारा कोई भी फंक्शन अफेक्ट नहीं होगा। सो अपेंडिक्स को सर्जिकली कट करना और फिर उसको रिमूव करना, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्टॉमी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर हमने बताया कि अगर आपने डिले कर दिया अपेंडिक्स को सर्जिकली कट करने में और रिमूव करने में, तो इसमें स्वेलिंग आएगी, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, स्वेलिंग बढ़ती जाएगी। और अगर सपोज किसी कंडीशन में आप बाहर जा रहे थे और आपको यहाँ पे चोट लग जाती है, या कोई भी फुटबॉल जो है या कोई भी क्रिकेट बॉल है या कोई भी आपको पंच देता है इस एरिया में, अपेंडिक्स के एरिया में, यस सर, इन दैट केस आपका ये अपेंडिक्स फट जाएगा। यस सर। और इसके अंदर जो भी अब बैक्टीरिया था, जो भी टॉक्सिन्स थे, वो अब तक अपेंडिक्स में ही लिमिटेड थे, लेकिन अब वो टॉक्सिक, वो बैक्टीरिया रिलीज हो जाएगा ये पूरे कैविटी में। यस सर। उस मेडिकल कंडीशन को हम पेरिटोनिसिटीज़ बोलते हैं। पेरिटोनिसिटीज़ के अंदर आपको इंट्रावीनस एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। यस सर। आई थिंक दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू। पक्का? तो मैंने सीकम और अपेंडिक्स कंप्लीट कर दिया है। आई हैव टू रब द बोर्ड सो दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द कोलन। हम लोग को कोलन के बारे में अभी भी बात करना है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने सिकम और अपेंडिक्स के बारे में बात किया था। आई होप वो टॉपिक आपको समझ में आया। अब हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलॉन बोलते हैं। तो ये जो कोलॉन है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। यस सर। सिकम इतना पार्ट है, देन दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज अ कोलॉन, और लास्ट में 20 सेंटीमीटर एरिया रेक्टम अभी भी बचा हुआ है। तो जरा हम लोग बात करते हैं कोलॉन के बारे में। जब हम लोग कोलॉन के बारे में बात करते हैं तो कोलॉन को हम लोगों ने हम कोलॉन को 4 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। ये है असेंडिंग कोलॉन। ये जो कोलॉन जो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम असेंडिंग कोलॉन बोलते हैं। दिस पर्टिकुलर कोलॉन इज कॉल्ड ट्रांसफर। ये जो नीचे आया है इसको हम डिसेंडिंग बोलते हैं। ये जो एस शेप्ड कर्व ले रहा है ऐसे, है ना, उसको हम लोग सिग्मॉइड कोलॉन बोलते हैं। तो चलो हम लोग कोलॉन के बारे में बात करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि कोलॉन इज डिवाइडेड इनटू 4 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो असेंडिंग पार्ट ऑफ कोलॉन है, ये शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ कोलॉन है। यस सर। शॉर्टेस्ट कोलॉन इज कॉल्ड असेंडिंग कोलॉन। आप देख सकते हैं कि असेंडिंग कोलॉन को हम लोग शॉर्टेस्ट कोलॉन बोलते हैं, ट्रांसफर कोलॉन इज द लॉन्गेस्ट कोलॉन, और थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज अ डिसेंडिंग कोलॉन, एंड लास्ट पार्ट इज कॉल्ड सिग्मॉइड कोलॉन। सिग्मॉइड कोलॉन को पहले हम पेल्विक कोलॉन भी बोला करते थे। दे आर फॉर्मली कॉल्ड, सिग्मॉइड कोलॉन इज फॉर्मली कॉल्ड एज अ पेल्विक कोलॉन। तो ये पहला पार्ट है कोलन का। यस सर। कोलन के दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। यस सर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कोलन के बारे में? जब आप कोलन को देखते हो, यस सर, जब आप कोलन को स्टडी करोगे तो कोलन, हम ऐसा सपोज करते हैं ये कोलन है। हाँ, यस सर, ये कोलन है ना। अब हमारा ये जो कोलन है, इस कोलन के ऊपर 3 लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल से बने हुए बैंड हैं। क्या बोला मैंने? दिस कोलन इज कवर्ड बाय 1 नहीं, 2 नहीं, 3। इट इज कवर्ड बाय 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स, जिसको हम बोलते हैं टेनिया कोली।
डोंट वरी, लेक्चर के लास्ट में मैं आपको कलरफुल पिक्स दिखाऊंगा ताकि सब कुछ और भी ज़्यादा क्लियर हो। यस सर, यस सर। तो आप ये जो ब्लू स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं टेनिया कोली। तो ये है हम लोगों का कोलॉन। और मैंने आपको क्या बताया, ये जो कोलॉन के चारों ओर 3 लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल से बने हुए बैंड रहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। यस सर, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं टेनिया कोली। टेनिया कोली है क्या? इट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स। कितने नंबर में ये पाया जाता है? 3 नंबर में पाया जाता है। यस सर, टेनिया कोली, दीज आर द 3 लॉन्गिट्यूडिनल बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स। अब आप समझ रहे होंगे कि ये इसके वजह से होता क्या है। इसके वजह से ये होता है कि जब ये बैंड एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो ये जो बीच का एरिया है, मतलब 2 बैंड के बीच का जो एरिया है, ये आउटग्रोथ शो करता है, ये बल्ज आउट होता है। और ये जो बल्ज आउट होना मतलब बाहर की तरफ आना। यस सर, बल्ज आउट होगा। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एक टेनिया कोली है, दिस इज 1 टेनिया कोली, दिस इज 2nd एंड दिस इज 3rd। यस सर, और ये बल्ज आउट पार्ट है। ये जो बल्ज आउट पार्ट है इसको हम बोलते हैं हॉस्ट्रा। हॉस्ट्रा बोलते हैं, या हम सिंगुलर इसको हॉस्ट्रम भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ज आउट पार्ट है, ये जो बल्ज आउट पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं हॉस्ट्रम। सो हॉस्ट्रम या हॉस्ट्रा क्या है? हॉस्ट्रा इज अ बल्ज आउट पार्ट ऑफ द कोलन। इट इज अ बल्ज आउट पार्ट ऑफ द कोलन। तो ये हॉस्ट्रम का फंक्शंस क्या होता है? हॉस्ट्रम जो होता है वो हमारे पूरे कोलन को सेगमेंटल अरेंजमेंट देता है। देखो, ये एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है, तीसरा। इट इज़ गिव द सेगमेंटल अरेंजमेंट। और सेगमेंटल अरेंजमेंट से होता क्या है? फूड जो होता है वो स्लोली तरीके से पास होता है और प्रॉपर मिक्सिंग हो पाती है, फूड की प्रॉपर मिक्सिंग हो पाती है। इट गिव सेगमेंटल अरेंजमेंट टू द कोलॉन। और हॉस्ट्रा का फंक्शन होता है कि इट हेल्प द फूड टू मूव स्लोली। ये फूड को स्लोली मूव होने में मदद करता है। यस सर। सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है टेनिया कोली, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है हॉस्ट्रा क्या होता है। टेनिया कोली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 लॉन्गिट्यूडिनल बैंड ऑफ स्मूथ मसल से बना होता है। ये बैंड जब अंदर की तरफ आता है तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है। पाउच को हम लोग हॉस्ट्रा बोलते हैं। हॉस्ट्रा एक बल्ज आउट पार्ट ऑफ कोलन है। बाहर बल्ज आउट होना मतलब बाहर की तरफ निकला होना। और इट गिव सेगमेंटल अरेंजमेंट टू द कोलॉन और इट हेल्प इन फूड टू मूव स्लोली। फूड को मूव होने में मदद करता है। तो दिस इंक्लूडेड द कोलॉन पार्ट। अब रह गया है जो बचा हुआ पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं रेक्टम के बारे में सी ये मिटाने के बाद, है। तो चलो बच्चों, हम लोग सी पार्ट, रेक्टम जो सी पार्ट है, आखिरी पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग रेक्टम के बारे में बात करते हैं तो ये रेक्टम है। यस सर, ये जो लास्ट पार्ट है उसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम इज़ अ 20 सेंटीमीटर ट्यूब। ये जो सिग्मॉइड कोलॉन होता है वो ओपन होता है रेक्टम के अंदर। लेकिन हम लोग सबसे पहले कलरफुल डायग्राम देख लेते हैं और सारे पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं। यस सर, मैं चाहता हूँ कि आप इस डायग्राम पे फोकस करें। वहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ब्लू कलर में 1 2 3 देख सकते हैं। जो नंबर 1 है उसको हम लोग सिकम बोलते हैं।
है ना। नंबर 2 पार्ट है जिसको हम अपेंडिक्स बोल रहे हैं। नंबर 3 पार्ट है ब्लू कलर में, हाँ ब्लू कलर में नंबर 3 पार्ट है इलियोसिकम वॉल्व बोलते हैं, यस सर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आने को रेगुलेट करता है ना। अब हम रेड कलर में देख सकते हैं नंबर 1 असेंडिंग कोलॉन, देन ट्रांसफर कोलॉन, ट्रांसफर कोलॉन लॉन्गेस्ट कोलॉन है, असेंडिंग कोलॉन शॉर्टेस्ट कोलॉन है। देन नंबर 3 इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलॉन, है ना। नंबर 4 इज कॉल्ड एज अ सिग्मॉइड कोलॉन, है ना। नंबर 5 आप देख सकते हैं रेक्टम, और नंबर 6 आप देख सकते हैं एनस, यस सर। मैं चाहता हूँ एक और डायग्राम आप देख लें, ये वाला। इस डायग्राम में आपको 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। रेड, ब्लू, ग्रीन, ये जो तीनों कलर हैं ये तीनों टेनिया कोली हैं, है ना। टेनिया कोली 3 स्ट्रक्चर है, 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड है जो स्मूथ मसल से बना होता है, कोलन को कवर्ट करता है, बाइंड करता है, जिससे कोलन बल्ज आउट होता है और हॉस्ट्रा देता है। तो आप देख सकते हैं हॉस्ट्रा इज ऑल्सो विजिबल हियर, या सो दिस पार्ट इज क्लियर। अब हम लोग बात करने वाले हैं रेक्टम के ऊपर। तो रेक्टम का सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक 20 सेंटीमीटर ट्यूब है जिसके अंदर सिग्मॉइड कोलॉन ओपन होता है। हमारे रेक्टम का जो लास्ट 2 सेंटीमीटर एरिया है उसको हम बोलते हैं एनल कैनाल। ये जो एनल कैनाल है ये ओपन होता है एनस में। ये जो एनस है ये हमारे बॉडी का ओपनिंग है, यस सर। हमारे बॉडी में जहाँ पे भी ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए सर्कुलर मसल्स होते हैं, है ना। उस मसल्स को हम स्फिंक्टर कहते हैं। ऐसा मैंने स्टमक के लेक्चर में आपको अच्छे से पढ़ाया था। स्फिंक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर, है ना। तो स्टमक में हमने ऑलरेडी कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर सीखा हुआ है। आपको अगर नहीं पता है तो आप स्टमक के लेक्चर में जाके फिर से पढ़ सकते हैं, यस सर, वहाँ मैंने स्फिंक्टर डिस्कस किया हुआ है। अब ये भी ओपनिंग है, इसको हम एनस बोलते हैं। इस एनस, ये जो एनस जो ओपनिंग है यहाँ पे भी सर्कुलर मसल्स होते हैं और ये मसल्स 2 होते हैं। यहाँ पे भी स्फिंक्टर मसल्स होता है जो 2 होता है। बाहर के साइड के मसल्स को हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर बोलते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, और अंदर के साइड के मसल्स को हम इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं, यस सर। बिफोर मैं आगे लिखूँ मैं चाहता हूँ कि आप ये डायग्राम देखें। तो आप देख सकते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और इंटरनल एनल स्फिंक्टर, यस सर। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है ये स्ट्रैटेड मसल से बना होता है और स्ट्रैटेड मसल्स आपके वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, जबकि इंटरनल एनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल से बना होता है। आपको ये बात पता है अच्छे से कि एनस किस काम में आता है, एनस का फंक्शन क्या है? तो एनस का फंक्शन है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड को बाहर निकलना, है ना। तो न्यूट्रिशन के 5 फेज़ होते हैं। ये 5 फेज़ हमने आपको बताया हुआ है लेक्चर के अंदर, इनिशियल लेक्चर्स के अंदर। फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन का टाइटल है, तीसरा लेक्चर है आई थिंक, आप देख सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए। एनस इज सराउंडेड बाय 2 मसल्स, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर।
ये जो एक्सटर्नल होता है वो बना होता है स्ट्राइटेड मसल से और ये बना होता है स्मूथ मसल से। स्ट्राइटेड मसल्स आपको आपके फीकल मैटर को रिमूव करने के लिए वॉलंटरी कंट्रोल देता है। कौन सा कंट्रोल देता है? वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है आपके विल पावर कंट्रोल में आना या होना। इनवॉलंटरी का मतलब होता है आपके विल पावर कंट्रोल में नहीं आना। यस सर। अब ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, यस सर, उनमें जो अभी भी पैदा हुए हैं, है ना, उनमें ये मसल्स डेवलप नहीं हुआ होता है। तो अगर उनको पॉटी आएगी तो इमीडिएटली निकल जाएगी, क्योंकि उनका ये स्ट्राइटेड मसल्स डेवलप नहीं होता है। तो उनको पॉटी निकलने के लिए कोई वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता है। यस सर। जबकि जब एडल्ट को जब पॉटी आती है तो वो पॉटी को वो थोड़ी देर तक कंट्रोल कर सकता है। यस सर। क्यों कंट्रोल कर सकता है? बिकॉज ऑफ दिस वॉलंटरी मसल्स। लेकिन बच्चा जो है, छोटा बच्चा, वो इस पॉटी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसका रीज़न ये है कि स्ट्राइटेड मसल्स डेवलप नहीं हुआ है। एज द स्ट्राइटेड मसल्स इज नॉट डेवलप, उसके ऊपर जो वॉलंटरी कंट्रोल आना चाहिए वो वॉलंटरी कंट्रोल भी नहीं आता है। यस सर। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। पक्का? मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मसल्स होते हैं, इस मसल्स को एनस के रीजन को एनल वेन प्रोवाइडेड होता है। यस सर। एनल वेन प्रोवाइडेड होता है, उसको हम बोलते हैं एनल वेन, है ना। तो अगर आपके डाइट में फाइबर की कमी है, नंबर 1 फाइबर की कमी है, नंबर 2 आपका जो पानी का इंटेक होता है एक दिन में वो कम है, ये ज़रूरत से वो कम है, नंबर 3 पॉइंट आपका जो खाने का जो टाइम होता है वो फिक्स नहीं है। आप किसी भी टाइम पे खाते हैं और किसी भी टाइम पे सुबह उठते हैं, कभी 8 बजे उठते हैं, कभी 5 बजे उठते हैं। यस सर। तो आपको क्या होता है, और इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। आपके सिस्टम में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ये सिस्टम के अंदर जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पे जमा होते हैं। यस सर। और ये आपके फीकल मैटर को, आपके स्टूल को, है ना, आपके पॉटी को हार्ड बनाते हैं। यस सर। ये इतने हार्ड बनते हैं कि जब ये यहाँ से निकलते हैं, यस सर, तो यहाँ पे वेन्स प्रोवाइडेड होते हैं ब्लू कलर के। यस सर। वेन्स प्रोवाइड होते हैं। आप ये डायग्राम में देख लीजिए। सी दीज आर एनल वेन्स। मैंने नंबर 1 पॉइंट आउट किया है। यस सर, है ना। सो ये एरिया में वेन्स प्रोवाइडेड होते हैं। अब क्या होगा, जब पॉटी जो होगा, स्टूल जो होगा, वो अगर हार्ड होगा, मजबूत होगा, यस सर, तो ये इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा तो यहाँ से ब्लड पास होगा और ये एरिया में स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगा। उस मेडिकल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पाइल्स, या हम इसको बोलते हैं हीमोरॉइड, है ना। तो क्या है पाइल्स? यस सर। क्या है हीमोरॉइड? इसको हम पाइल्स बोलते हैं। क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ एनल वेन्स और एनल कैनाल, एनलार्जमेंट ऑफ एनल वेन ऑफ एनल कैनाल एंड एनस इज कॉल्ड एज अ पाइल्स। यस सर। तो आपको एक्सटर्नल पाइल्स भी हो सकता है अगर आपको एक्सटर्नल के वेन अफेक्ट होते हैं, या इंटरनल पाइल्स भी हो सकता है। यस सर। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। रेक्टम 20 सेंटीमीटर का ट्यूब है, इसके लास्ट 2 सेंटीमीटर को हम एनल कैनाल बोलते हैं। एनल कैनाल ओपन होता है एनस में, एनस का काम होता है एजेशन। यस सर। इस एनस इज सपोर्टेड बाय, और इट इज़ रेगुलेटेड बाय, it is structured by external anal sphincter and internal anal sphincter muscles। ये स्ट्राइटेड से बना होता है, ये स्मूथ से। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। पाइल्स और हीमोरॉइड क्यों हो सकता है? अगर आपने पानी कम पीते हैं, आपके खाने में फाइबर की कमी है, यस सर, तो आपको स्टूल हार्ड होगा, और एनलार्जमेंट ऑफ एनल वेन ऑफ एनल कैनाल एंड एनस इज कॉल्ड एज अ पाइल्स। यस सर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं
फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है कि इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देन आपको पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। कौन से वेस्ट प्रोडक्ट? ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो अब तक एब्जॉर्ब नहीं हुए और ना ही वो डाइजेस्ट हुए। हम तीसरे फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। दे आर कॉल्ड एज अ वंडरफुल बैक्टीरिया, दे आर योर वंडरफुल फ्रेंड। यस सर, इसको हम प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। जरा देखते हैं ये क्या करते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं, ये आपके लिए वंडरफुल काम करते हैं। ये आपके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के बनाते हैं। मतलब अगर आपको डाइट में विटामिन के की कमी है या बी कॉम्प्लेक्स में कुछ विटामिन की कमी है तो वो आपको पूरी करते हैं ये बैक्टीरिया। लेकिन प्यारे बच्चों, जब भी आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। यस सर, ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो आपको आपके इंटेस्टाइन को फिर से डेवलप करना ये बैक्टीरिया में टाइम लगता है। अगर आप चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया जल्दी से डेवलप हो तो आपको दही खाना पड़ता है या प्रोबायोटिक के कैप्सूल्स आते हैं वो खाना पड़ता है एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करने के बाद, है ना। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के को बनाता है। यस सर, तो यहाँ पे हम लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट ख़त्म होता है और जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट ख़त्म होता है हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म होता है। तो बारी किसकी आती है? हिस्टोलॉजी की। हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हुए थोड़ा एडवांस पॉइंट सीख रहे हैं। एनसीईआरटी में अगला टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और गट। या ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।